हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हमारी MCQ की रिवीजन सीरीज के अंतर्गत पाचन तंत्र के MCQ के बारे में। ये जो MCQ हैं ये आपके पूरे पाचन तंत्र की संरचनाओं से संबंधित, साथ साथ में उनके कार्यों से संबंधित होने वाले हैं। और ये जो MCQ हैं ये आपके सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, लेकिन विशेष रूप से ये आपके लैब असिस्टेंट की एग्जाम के लिए काम में आने वाले हैं। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे MCQ सेशन के बारे में। आज का जो हमारा ये MCQ सेशन है इसके अंदर जो प्रश्न हैं वो अलग अलग स्तर के होने वाले हैं। सबसे पहले आज के इस MCQ सेशन का हम पहला प्रश्न देखने वाले हैं। और जो हमारा पहला प्रश्न है जो इस MCQ सेशन के अंतर्गत रहने वाला है वो आपके सामने है। देखो भाई, ये एक प्रश्न है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। यदि हम बात करें लार ग्रंथियों के बारे में तो मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से एक जोड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं कर्णपूरव, या जिसे बोला जाता है पेरोटिड। कर्णपूरव या पेरोटिड। और ये लार ग्रंथियां हमारे कानों के पास, हमारे जो गाल वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में एक जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं वो होती हैं हमारी अधोजंब, या जिन्हें हम बोलते हैं सब मैंडिबुलरी। अर्थात जो हमारा निचला जबड़ा होता है इसके पास एक जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मैंडिबल होता है हमारा उसके पास पाई जाती हैं। और इसके बाद में एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अधोजंब, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, या जिन्हें हम कहते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। और ये हमारी जीभ के नीचे, अधो का मतलब होता है नीचे और जीवा का मतलब जीभ के, तो ये ग्रंथियां हैं ये हमारी जीभ के नीचे की ओर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंतर्गत 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये लार ग्रंथियां एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित करती हैं जिसका नाम होता है लार, स्लाइवा। और ये हमारे मुख के अंदर आकर ये लार होती है ये खुलती है। तो क्योंकि जो लार होती है वो नलिका की सहायता से मुख गुहा में आती है। और इस कारण यदि हम देखें तो हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं भाई? बहिस्रावी ग्रंथियां। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि कितनी ग्रंथियां क्या हैं। ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। इन तीनों में से यदि हम देखें तो सबसे बड़ी जो ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं हमारी कर्णपूरव अर्थात पेरोटिड ग्लैंड। जो हमारी पेरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती हैं।
तो यहां पर लिखा हुआ है पेरोटिड, ये सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, जो है इसमें आ जाएगी हमारी पेरोटिड। कौन सी आ जाएगी? पेरोटिड जो ग्रंथि आ जाएगी। यह हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती। यहां पर आपका ये सब मैंडिबुलरी लिख दिया है, ये सब मैक्सिलरी आएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे दूसरे नंबर का प्रश्न। और दूसरे नंबर का प्रश्न देखो भाई, यह बोल रहा है कि पित्त लवण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइल साल्ट, इनका कार्य क्या होता है? पित्त लवण होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि होते क्या हैं। पित्त लवण होते हैं, ये क्या होते हैं? देखो, हमारे पास एक ग्रंथि होती है जिसे हम यकृत या लीवर कहते हैं, सब जानते होंगे। और यहां पर आपका पित्त रस बनता है। लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। जो ये पित्त रस होता है, इसके अंतर्गत आपका जल पाया जाता है, पित्त लवण पाए जाते हैं, और अन्य आपके कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह पित्त लवण इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पित्त रस का एक मुख्य हिस्सा है, वो है पित्त लवण। ये पित्त लवण होते क्या है वास्तव में? देखें, पित्त लवण होते क्या है? तो आपने नाम सुना होगा आरबीसी का। किसका नाम सुना होगा? आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है हमारा हीमोग्लोबिन, इसका भी नाम आपने जरूर सुना होगा। ये आरबीसी होती है, ये 120 दिन के बाद टूटती है। आरबीसी होती है, ये हमारी 120 दिन के बाद क्या होती है? टूटती है। और जब ये टूटती है तो हीमोग्लोबिन बाहर निकला, और हीमोग्लोबिन बाहर निकला तो ये टूटेगा, और इसके टूटने से दो वर्णक बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्णक, या जिन्हें हम बोलते हैं लवण, जिनका नाम होता है बिलरुबिन, और यह होता है बिलवर्डिन। ये तो पीले रंग का वर्णक है, और ये थोड़े से हल्के हरे रंग का वर्णक है। हल्के हरे रंग का वर्णक है। तो ये जो वर्णक हैं, जो वास्तव में हीमोग्लोबिन के टूटने से बने हैं, वास्तव में तो ये हमारा जो स्प्लीन होता है वहां पर बनते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहां तक है? लीवर तक। और लीवर होता है फिर इन पित्त लवणों को, अर्थात हमारे बिलरुबिन को और बिलवर्डिन को पित्त रस में डाल देता है। यह बोल रहा है कि इसका कार्य क्या है? ये जो हमारे पित्त वर्णक हैं या पित्त लवण हैं, इनका कार्य क्या होता है? ध्यान रखना, हमारा जो पित्त रस होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य जो होता है वो होता है वसा के पाचन में सहायता करना। वसा के पाचन में क्या करता है? ये सहायता करता है। कैसे भाई? वसा होती है, तेल जो होते हैं, क्या आप बता सकते हो जल में घुल सकते हैं क्या? नहीं घुल सकते। अगर आप तेल को पानी में घोलना चाहो तो घुल सकते हैं क्या? नहीं घुलेंगे। और जब घुलेंगे नहीं तो इनका पाचन कैसे होगा? इनके ऊपर एंजाइम कैसे काम करेंगे? इसके लिए क्या होता है कि जो ये हमारा पित्त रस होता है, ये इस वसा को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देता है। किस में तोड़ देता है? छोटे खंडों में। किसको भाई? वसा को। किसमें? छोटे
खंडों में तोड़ता है। और ये जो छोटे खंड होते हैं ये पित्तरस के साथ क्रिया करके एक विशेष संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिसेल। मिसेल क्या है, जैसे मान लो ये आपका कौन सा कण है, ये आपका खंड है वसा का, इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे ये पित्त लवण होते हैं, इसको चारों तरफ से एक तरीके से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ऐसे घेर लेते हैं। तो ये अंदर की तरफ तो क्या बैठा हुआ है, हमारा वसा का खंड, और ये बाहर की तरफ क्या आ गया है, हमारे पित्त लवण। और अब ये एक ऐसी संरचना बन गई है जो जल में घुले सकती है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, मिसेल। तो इस प्रकार से जब ये छोटे छोटे मिसेल बन जाते हैं तो ये छोटे छोटे मिसेल आपके जल के अंदर घुल जाते हैं, और जब जल के अंदर ये मिसेल घुल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, पाइसीकरण। क्या कहते हैं, पाइसीकरण, या इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वसा का इमल्सिफिकेशन करवाता है, और जब ये वसा का इमल्सिफिकेशन करवाता है, और ये वसा का इमल्सिफिकेशन है, ये इसके पाचन के लिए जरूरी है। तो बिना पित्त रस के या बिना पित्त वर्णक के वसा का पाचन नहीं हो सकता है। तो याद रखो कि पित्त लवण होते हैं या साल्ट होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है, ये प्रोटीन के पाचन में इनका योगदान नहीं है, मेनली आपको याद रखना है वसा से संबंधित है, और ये वसा का क्या करवाता है, इमल्सिफिकेशन करवाता है। क्या करवाता है भाई, इमल्सिफिकेशन। अभी आपको बताया इमल्सिफिकेशन क्या होता है। बाकी स्टार्च के पाचन में इनका योगदान नहीं है, अम्लीयता बढ़ाने में भी इनका योगदान नहीं है। याद रखना पित्तरस होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, याद रखना पित्तरस में खुद के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, यह केवल वसा का क्या करवाता है, इमल्सिफिकेशन करवाता है। इस कारण वसा के पाचन में सहायक है, लेकिन कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद में देखो भाई, तो इसका तो हो गया बी ऑप्शन। इसके बाद में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखो, ये बोल रहा है कि एक हार्मोन है जिसका नाम है गेस्ट्रीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, गेस्ट्रीन। ये स्रावित कहां से होता है, देखो साधारणतया जो हार्मोन है किसी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, लेकिन हमारे पाचन तंत्र होता है, इसके अंतर्गत कुछ कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो कि हार्मोन स्रावित करते हैं। तो याद रखना कि पाचन तंत्र में कुछ कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह होते हैं, और ये क्या स्रावित करते हैं, हार्मोन स्रावित करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो आमाशय होता है, इसी प्रकार से हमारा जो आमाशय होता है, इसके अंतर्गत एक कोशिका का समूह पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं जी कोशिका। जी का मतलब यहां पर गैस्ट्रिक से है, जी का मतलब किससे है, गैस्ट्रिक, या सीधी सीधी भाषा में बोलो तो आमाशय से है। तो ये जी कोशिका उपस्थित होती है, और इस जी कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है, जो ये हार्मोन स्रावित होता है उसी का नाम होता है गेस्ट्रीन। कौन सा हार्मोन होता है, गेस्ट्रीन। और ये गेस्ट्रीन हार्मोन जो होता है, ये HCl के स्राव को, जो हमारा आमाशय से HCl स्रावित होता है,
HCl के स्राव को बढ़ाता है, अर्थात आमाशय से HCl को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? गेस्ट्रिन। कहां से स्रावित होता है? जी कोशिका। कहां होती है जी कोशिका? आमाशय में। जी का मतलब गेस्ट्रिक। तो ये यही तो पूछ रहा है, गेस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित कहां से होता है? अग्नाशय से तो स्रावित होता नहीं है, आमाशय से स्रावित होता है। और आमाशय की भी कौन सी कोशिका? जी कोशिका। और जी से हमें याद रह जाएगा गेस्ट्रिक, और गेस्ट्रिक शब्द हम लिख लेते हैं आमाशय के लिए यूज। तो ये आ जाएगा हमारा। यकृत से स्रावित होता नहीं है, छोटी आंत से स्रावित नहीं होता है। छोटी आंत से कुछ अन्य हार्मोन होते हैं वो स्रावित होते हैं, ये स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखें तो निम्न में से कौन सा सही मेल है? मतलब यहां पर हमें कुछ नाम दे रखे हैं और उनको मैच करना है। मैच करके हमें यह देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमें चुनना है किसको? सही को। इनमें से 4 हैं, इनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। हमें चुनना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या। देखो इस तरफ नाम पढ़ रहे हैं तो एक नाम आ रहा है पेप्सिन, फिर देख रहे हैं तो लाइपेज, फिर देख रहे हैं तो एमाइलेज, फिर देख रहे हैं तो ट्रिप्सिन। तो जब मैंने इनको देखा, जब आपने इनको देखा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सारे के सारे किसके नाम हैं? एंजाइमों के नाम हैं। किसके नाम है भाई? एंजाइम। तो ये सारे के सारे क्या है भाई? एंजाइम है। इधर में देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? पोषक पदार्थ हैं जो हम भोजन में खाते हैं। सबको पता चल गया होगा। अब हमें इनको इस हिसाब से मैच करना है कि कौन सा एंजाइम कौन से पोषक पदार्थ का पाचन करवाता है। हमारे शरीर के अंदर कौन सा एंजाइम कौन से पोषक पदार्थ का पाचन करवाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। देखो पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करवाता है। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सारे के सारे किसका पाचन करवाते हैं? प्रोटीन का। और यहां लिख रखा है क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये गलत है। किसका पाचन करवाएगा? यहां प्रोटीन आना चाहिए था, ये सही होता। फिर है लाइपेज। लाइपेज से पता चल रहा है कि ये एंजाइम है वसा अर्थात फैट या लिपिड का पाचन करवाता है। वसा भी बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं, तो इसका पाचन करवाता है, इसका मतलब ये सही है। एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम होता है, ये हमारा स्टार्च का पाचन करवाता है, स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज वगैरह में। तो ये एमाइलेज है, ये प्रोटीन का पाचन नहीं करवाता है, ये करवाता है किसका? स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर है एक एंजाइम ट्रिप्सिन। अभी आपको बताया ट्रिप्सिन किसका पाचन करवाता है? प्रोटीन का। तो स्टार्च का नहीं करवाता है, किसका करवाता है? प्रोटीन का पाचन करवाता है। इसका मतलब यह हो गया कि पहले नंबर का गलत हो गया, तीसरे नंबर का गलत हो गया, चौथे नंबर का गलत हो गया। हमें चुनना है सही। तो सही कौन सा बैठा है हमारा? ऑप्शन बी। यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है, जो समूह दे रखे हैं, उसमें से ऑप्शन बी है वो सही बैठ रहा है, सही मेल खा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो भाई, तो अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहने वाले। और यदि आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप इन्हीं में उलझ जाओगे। तो अगर आपके पढ़े हुए हैं चीजें तो एकदम सिंपल सिंपल लग रहे होंगे, आपको लग रहे होंगे कि क्या ही क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। लेकिन ये हलवा नहीं है। अगर आपको हलवा लग रहा है ना तो इसका मतलब आपने पढ़ा है इसको। और अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो इसका मतलब आपका टॉपिक ठीक से तैयार नहीं है, आपको दोबारा से रिवीजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा हार्मोन, ध्यान से सुन लेना, यह हार्मोन बोल रहा है,
पित्तरस के स्राव को प्रेरित करता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन जो होता है वो पित्तरस के स्राव को प्रेरित करता है? अब हमें हार्मोन चुनना है। अभी हमने गैस्ट्रिन हार्मोन पढ़ा था। एक हार्मोन यहां पे दे रखा है सीसीके अर्थात कोलेसिस्टेकाइनिन। एक हार्मोन दे रखा है इंसुलिन, एक एड्रेनलिन। तो ये दोनों तो हटा दो बिल्कुल ही। इंसुलिन और एड्रेनलिन का तो आपका किससे संबंध है ही नहीं, पित्तरस के स्राव से संबंध ही नहीं है। गैस्ट्रिन अभी हमने पढ़ा था, यह आमाशय से स्रावित होने वाला है, जी कोशिकाओं से HCl के स्राव को प्रेरित करता है। किसके स्राव को? HCl के स्राव को। तो ये HCl के लिए है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। हालांकि बच अब एक ही गया, कोलेसिस्टेकाइनिन, जो कि हमारा कहां से स्रावित होता है? छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है डेड्यूनम, उससे स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? छोटी आंत का, वहां से हमारा एक हिस्सा होता है डेड्यूनम, उससे यह स्रावित होता है। और यह हार्मोन है, यह हमारे पित्तरस को, पित्तरस, ध्यान से बोल रहा है, पित्तरस के स्राव। देखो एक चीज आपको कंसेप्ट में बता दूं कि जो ये पित्तरस होता है ना, अभी आपको बताया था, इसका जो निर्माण होता है वो होता है कहां? लीवर में। कहां होता है भाई? लीवर में। लीवर में बनने के बाद इसका जो संग्रहण होता है, जहां पर इसको इकट्ठा किया जाता है, वो कहां होता है हमारा? वो होता है पित्ताशय में, जिसे हम गोल ब्लेडर कहते हैं। और ये पित्ताशय से कहां आता है? छोटी आंत में। पित्ताशय से कहां आता है? छोटी आंत। और छोटी आंत के कौन से हिस्से में? डेड्यूनम में। छोटी आंत के कौन से हिस्से में आता है भाई? डेड्यूनम में आता है। तो डेड्यूनम में कब आएगा, कैसे रिलीज होगा? डेड्यूनम से एक हार्मोन रिलीज होता है कोलेसिस्टेकाइनिन, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं सीसीके। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीसीके। जब इसका स्राव होता है तो यहां पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, एक अवरोधिनी पाई जाती है, जिसे हम ओडाई की अवरोधिनी कहते हैं, जो डेड्यूनम में होती है। वो इस स्राव को नियंत्रित रखती है। तो वो क्या होती है? शिथिल हो जाती है, जिसके कारण से ये पित्तरस किस में आ जाता है? हमारा छोटी आंत में आ जाता है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कोलेसिस्टेकाइनिन नाम का हार्मोन है, वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। लेक्टियल का कार्य क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लेक्टियल होते क्या है। देखो, आपने नाम सुना है किसका? छोटी आंत का। सबने सुना होगा भाई, ऐसा कोई थोड़ी है जिसने छोटी आंत का नाम ही नहीं सुना है। अब ये जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में यदि हम देखें तो जैसे मान लो ये छोटी आंत का दीवार है और ये इसके बीच का हिस्सा है। इसकी जो छोटी आंत होती है, इसके अंतर्गत ऐसे आपके फोल्ड होते हैं, फिर फोल्ड के अंदर आपकी विलाई, माइक्रो विलाई ऐसे पाई जाती। तो ये फोल्ड हैं, फिर इनके ऊपर भी ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, वो विलाई, माइक्रो विलाई होती है। तो जो हमारा ये क्या है, ये फोल्ड जो संरचना बन रही है, ये अंदर की तरफ अंगुली नुमा संरचना बन रही है, किसके अंदर है? छोटी आंत के अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारी जो लसिका वाहिनी होती है वो पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लसिका वाहिनी। लसिका आप जानते होंगे, जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत रक्त होता है वैसे ही लसिका बनता है, जो हमारे उत्कुंठ के अंदर बनता है। और वो लसिका है, वो भी पतली पतली वाहिनियों में बहता है, जिसने हम बोलते हैं लसिका वाहिनी।
जैसे हमारी जो धमनी होती हैं, सिराएं होती हैं, वैसे ही लसिका वाहिनियां भी पाई जाती हैं। लसिका का क्या फायदा है कि कोई भी बड़े आकार की जो चीज होती है, जो वसा वगैरह होता है, उसको किस में डाला जाता है? लसिका में। और लसिका में डालने के बाद में अल्टीमेटली ये रक्त में ही जाता है। तो जब हमारी छोटी आंत से वसा का क्या होता है? वसा का अवशोषण। किसका अवशोषण होता है? वसा का। और छोटी आंत के अंदर जो हमारी वसा होती है वो किस रूप में पाई जाती है? फैटी एसिड, क्योंकि पाचन के बाद ही तो अवशोषण होगा। तो जब वसा का पाचन होगा तो वसा अल्टीमेटली किस में टूट जाएगी? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किस में टूट जाएगी? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये जो फैटी एसिड होता है प्रोटीन के साथ मिलकर एक संरचना बना लेता है जिसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। कौन सी संरचना बना लेता है? काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन है, इसका होता है अवशोषण। जब ये अवशोषण होता है तो याद रखना ये सीधा रक्त में नहीं जाता है, सीधा रक्त में नहीं जाता है, बल्कि यहां पर जो हमारा छोटी आंत के अंदर की तरफ जो फोल्ड हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार की लसिका वाहिनी है जिसे हम बोलते हैं लेक्टियल। ये जो लसिका वाहिनी है, लसिका वाहिनी, इसे हम क्या कहते हैं? लेक्टियल कहते हैं। तो वास्तव में वसा का अवशोषण सीधा रक्त में ना होकर जो ये काइलोमाइक्रोन है ये किस में डाला जाता है? इस लसिका वाहिनी में डाला जाता है, इस लेक्टियल में डाला जाता है। क्योंकि वसा होती है ये सफेद रंग की दिखती है, इसी कारण ये जो लसिका वाहिनी या लेक्टियल होती है ये भी हल्के पीले रंग या सफेद रंग की होती है। और अल्टीमेटली बाद में ये किस में चली जाती हैं? रक्त के अंदर ही चली जाती हैं, क्योंकि लसिका वाहिनी बाद में जाकर किस में जुड़ जाती है? हमारी सिराओं के साथ जुड़े जाती हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो ये लेक्टियल है या जो लसिका वाहिनी है वो हमारे वसा के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है, वसा के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। तो यही बात हमें यहां पर बतानी है भाई। देखो, लेक्टियल का मुख्य कार्य ग्लूकोज का अवशोषण नहीं होता है, प्रोटीन का अवशोषण नहीं होता है, किसका अवशोषण होता है? वसा का अवशोषण होता है, और जल का अवशोषण भी नहीं होता है। तो ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमारी जो वसा होती है अल्टीमेटली किस रूप में अवशोषित होती है? काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषित होती है। किसके अंदर अवशोषित होती है? लेक्टियल में अवशोषित होती है। हमारा प्रश्न संख्या 7 या क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि इसको हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो HCl होता है, HCl उसका एक कार्य है, अर्थात हमें यहां पर कुछ कार्य दिए हुए हैं और उन कार्यों में से HCl जो कि आमाशय के अंतर्गत स्रावित होता है उसके बारे में देखना है। तो आप सभी को पता है कि आमाशय के अंदर आमाशय होता है, स्टोमक होता है, उसमें के अंतर्गत आपका क्या स्रावित होता है? HCl स्रावित होता है। इस HCl की बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि ये पेप्सिनोजन है, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन जो कि एक निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, उसको सक्रिय कर रूप में बदलता है पेप्सिन में। किस में बदलता है? पेप्सिन में। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इसके अलावा देखें आमाशय का वातावरण है,
अम्लीय बनाता है, रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से HCl होता है, ये अमाशय के अंतर्गत बहुत सारे कार्य संपादित करता है। हमें यहां पर देखना है कौन सा एंजाइम कार्य है। देखो, एक तो ये बैक्टीरिया को नष्ट करता ही करता है, अभी हमने पढ़ा है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। एंजाइम को सक्रिय करना, अभी हमने पढ़ा है कि पेप्सिनोजन एंजाइम को किसमें सक्रिय करता है, पेप्सिन में बदलता है। प्रोटीन का डीनेचर, प्रोटीन के डीनेचर से मतलब क्या है, एक तरीके से आप ऐसे समझो कि प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन की संरचना होता है उसको तोड़ना शुरू कर देता है, और जब प्रोटीन की संरचना टूटती है उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। तो ये प्रोटीन का डीनेचुरेशन भी करता है, ये भी इसका कार्य है, ये भी इसका कार्य है, ये भी इसका कार्य है। तो नीचे ऑप्शन डी लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके आमाशय के अंतर्गत स्रावित होने वाले HCl के क्या होते हैं, कार्य होते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, वो देखो भाई, यदि हम देखें कि निम्न में से यकृत अर्थात लीवर का कार्य नहीं है, ध्यान से सुनना, यहां पर पूछ रहा है नहीं है, अर्थात इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा कार्य है जो लीवर का काम नहीं होता है। देखो कौन कौन से हैं। पित्त का निर्माण करना, ये तो आपको बार बार बताया है कि पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, तो ये तो काम है। डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर होता है। जो भी हम जैसे मान लो कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का मतलब कोई भी दवाई वगैरह, तो जो काम की होती है वो काम आती है, एक्स्ट्रा होती है उसको शरीर से बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये काम भी करता है। आपके पाचन एंजाइम का स्राव, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं कि लीवर होता है वो किसी एंजाइम का स्राव नहीं करता है, या नॉर्मली हम बोलते हैं कि पित्त रस जो होता है इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, एंजाइम नहीं पाए जाते। तो पाचन एंजाइम का स्राव ये नहीं करता है, ध्यान से सुनना। ग्लाइकोजन का भंडारण, याद रखना है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो भी हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, और ग्लाइकोजन जो बना है उसका लीवर के अंतर्गत क्या रखा जाता है, स्टोर रखा जाता है। तो ये ग्लाइकोजन का भंडारण भी करता है। तो यकृत अर्थात हमारा लीवर है, ये बहुत सारे कार्य करता है, लीवर बहुत सारे कार्य करता है। तो याद रखना, लीवर आपके शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है। तो पित्त का निर्माण करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ग्लाइकोजन का भंडारण करता है, प्रोटीनों का निर्माण करता है, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन इन चार में से देखें तो किसी भी एंजाइम का स्राव होता है वो लीवर नहीं करता है सामान्य तौर पर। तो यह आ जाएगा इसमें से गलत कौन सा है, पाचन एंजाइम का स्राव। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पाचन का जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है, कि हमारी जो पाचन की क्रिया है जैसे वो मुख के अंदर से चालू होती है, मुख के अंदर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वहां से लेकर जब तक मल को बाहर त्यागा जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को कैसे कंट्रोल रखा जाता है। याद रखना है आपको, सामान्य तौर पर हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, शरीर की चाहे से कोई भी क्रिया हो उसका नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से दो तंत्र जिम्मेदार हैं। एक होता है वो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, और दूसरे होते हैं हार्मोन। तो हार्मोन भी हमारे शरीर में कंट्रोल का कार्य करते हैं, और जो तंत्रिका तंत्र होता है वो भी करता है। तो कौन सी प्रक्रिया है जो हमारे पाचन को कंट्रोल कर रही है, केवल हार्मोन? देखो, केवल हार्मोन तो नहीं करते, केवल ईएनएस ये भी नहीं करते,
ईएनएस का मतलब है एंटेरो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अर्थात एएनएस का एक पार्ट है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये भी करता है और ये भी करता है। कहने का मतलब ये केवल शब्द आपको यहां पर नहीं होना चाहिए, हार्मोन भी कंट्रोल करते हैं और ईएनएस अर्थात नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसे हम ईएनएस कहते हैं। ये दोनों ही कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी कि हमारे पाचन तंत्र का कंट्रोल होता है वो हार्मोनों के द्वारा भी होता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पाचन तंत्र में अधिकतम सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे आता है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमारे जो आहार नाल है या जिसे हम बोल रहे हैं पाचन तंत्र, इसमें मुख्य रूप से भोजन का पाचन व अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? पाचन व अवशोषण। अब ये पाचन और अवशोषण का मुख्य कार्य होता है हमारी छोटी आंत में। मुख्य रूप से कहां होता है? छोटी आंत्र के अंतर्गत हमारे पाचन का और हमारे अवशोषण का कार्य होता है। इसके लिए क्या होता है कि हमारी, मान लो ये छोटी आंत का हिस्सा है, ये छोटी आंत है, ऐसे मान लो छोटी आंत वाली पाइप है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है इसके ऊपर ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोल्ड। पहले तो फोल्ड होते हैं, इसके बाद में इन फोल्ड के ऊपर भी ऐसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, अंगुली जैसी संरचनाएं। इनके ऊपर भी ऐसी छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये जो बड़ी संरचना है इसे तो हमने बोल दिया फोल्ड। ये इसके ऊपर, ये फोल्ड के ऊपर जो छोटी संरचनाएं बन रही हैं ये बोला है हमने विलाई, जिन्हें हम अंकुर भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंकुर। और इनके ऊपर भी ऐसे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन विलाई के ऊपर भी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। इन्हें हमको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई अर्थात सूक्ष्मांकुर। तो एक तो फोल्ड हो गए, एक विलाई होगी, एक माइक्रोविलाई होगी, और ये बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत है उसके आंतरिक सतह है वो बढ़ जाती है। और क्योंकि छोटी आंत में ही अवशोषण होता है तो अवशोषण के लिए जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है वो किस किस कारण से बढ़ा? फोल्ड की वजह से बढ़ा, विलाई की वजह से बढ़ा और माइक्रोविलाई की वजह से बढ़ा। ये बोल रहा है कि पाचन तंत्र में अधिकतम सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो मिलता है किसके कारण? विलाई के कारण, विली के कारण मिलता है, फोल्ड के कारण मिलता है, माइक्रोविली अर्थात माइक्रोविलाई के कारण मिलता है। तो ये तीनों ही संरचनाएं होती हैं, ये हमारे छोटी आंत के जो अवशोषण वाला क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देती हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण है भोजन का वो छोटी आंत के अंतर्गत हो जाए। तो ये तीनों ही होती हैं, इस कारण इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सभी। तो ये अब तक हमने 10 प्रश्न देख लिए हैं और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं, आपके लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि लार में उपस्थित सेलाइवरी एमाइलेज का इष्टतम पीएच होता है। इष्टतम का मतलब जिसके ऊपर वो सबसे बढ़िया कार्य करता है। ये सलाइवरी एमाइलेज अर्थात इसे लारिये एमाइलेज, इस एंजाइम को हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे लारिये एमाइलेज।
या इसी को हम टाइलिन भी कहते हैं। इस एंजाइम का नाम, एक नाम और क्या होता है, टाइलिन। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से किसका पाचन करता है, स्टार्च का, और स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। देखो पूरा स्टार्च नहीं टूटता है, लेकिन स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है मुख से ही। लगभग 20% स्टार्च होता है वो माल्टोज में टूट जाता है। ये लारी एमाइलेज है या टाइलिन है जो यहां पर मुख के अंतर्गत अपना काम करता है। ये कौन सी पीएच पर, याद रखना लगभग क्षारीय पीएच होती है, लगभग मतलब एकदम बाउंड्री लाइन सी होती है। तो यहां पर देखो 2 तो बहुत होगी, तो ये तो अम्लीय हो गई, 10 भी बहुत ज्यादा होगी, 8.5 भी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि ये 6.8 के आसपास लगभग क्षारीय सा माध्यम होता है, लगभग अम्लीय क्षारीय माध्यम दोनों के बीच का साग है, वहां पर ये अपना काम करता है। तो इसका इष्टतम पीएच होता है 6.8। तो लार के पीएच के बारे में 6.8 आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन है कथन और कारण वाला प्रश्न। कैसा प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न। देखो क्या दे रखा है, एक का मतलब ये एक कथन है, अरेशन, कि पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। आपको याद रखना है कि पेप्सिन होता है वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड बनाता है। कहां पर होता है, आमाशय में। ये पेप्सिन कहां होता है, आमाशय में। ये तो हमें पता है ही, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पेप्सिन क्षारीय पीएच पर सक्रिय होता है, क्या ये बात सही है क्या? सबसे पहले देखो ये मैंने क्या लिखा कि पेप्सिन कहां पाया जाता है, आमाशय, और आमाशय के अंतर्गत क्या होता है, HCl, और इसके कारण से आमाशय की पीएच होती है 1 से 2। 1 से 2 पीएच है आमाशय, जहां पर पेप्सिन उपस्थित है। तो क्या वो क्षारीय माध्यम है? वो तो माध्यम अम्लीय है। इसका मतलब हो गया कि पेप्सिन है वो क्षारीय माध्यम में कार्य नहीं करता है, बल्कि कौन से माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। इसमें बोल रखा है कि पेप्सिन है क्षारीय पीएच पर सक्रिय होता है, नहीं भाई, गलत बात है। ये कौन सी पीएच पर सक्रिय होता है, अम्लीय पीएच पर सक्रिय रहता है। तो मतलब कथन सही है, कारण गलत है। तो देखो ऑप्शन ए में तो दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। दोनों सही हैं, नहीं। ए सही है, आर गलत है, बिल्कुल सही। ए गलत नहीं भाई। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात ए अर्थात कथन सही है और आर का मतलब रीजन अर्थात कारण गलत है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल शिशुओं में अधिक सक्रिय होता है? यह आपको याद रखना है। देखो आमाशय होता है, इस आमाशय में एक तो एंजाइम पाया जाता है आपका पेप्सिनोजन, जो कि निष्क्रिय रूप में है और सक्रिय होगा तो पेप्सिन में बदल जाएगा। एक और एंजाइम आपको याद रखना है, रेनिन। कौन सा एंजाइम याद रखना है? रेनिन। देखो एक रेनिन नाम का हार्मोन जो किडनी के द्वारा स्रावित होता है, वो वाला रेनिन नहीं है। ये रेनिन है कहां से स्रावित होने वाला? आमाशय से। और ये विशेष रूप से बच्चों के अंतर्गत या छोटे बच्चों में स्रावित होता है। छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं, मां का दूध पीते हैं, उनके अंतर्गत ये स्रावित होता है। ये दूध के अंतर्गत जो प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है भाई? केसीन।
उस केसिन का क्या करवाता है? पाचन करवाता है। तो इस केसिन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? आपका रेनिन, जो कि आमाशय में स्रावित है, विशेष रूप से किसमें? छोटे बच्चों में। याद रखना, तभी छोटे बच्चे क्या होते हैं, कई बार उल्टी करते हैं तो वो दूध जब बाहर आता है तो एकदम फटा हुआ सा दूध आता है, क्योंकि रेनिन ने उसके ऊपर क्या किया है? कार्य किया। तो याद रखना, ये रेनिन एंजाइम होता है, वही पाया जाता है जो केवल शिशुओं में सक्रिय होता है। तो पेप्सिन तो सब में पाया जाता है, तो यह तो गलत बात है आमाशय का ही, लेकिन ये तो सब में होता है। रेनिन आपको याद रखना है, ये बच्चों के अंतर्गत स्रावित होता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज छोटी आंत के एंजाइम होते। तो याद रखना है कौन सा है जो बच्चों में स्रावित होने वाला है एंजाइम, और जो आमाशय से स्रावित होता वो है रेनिन। अब है क्वेश्चन नंबर 14। पाचन के दौरान कायम कहां बनता है? देखो, जब आप पाचन शुरू करते हो तो कहां से शुरू करोगे? मुख से। मुख से कहां जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली से कहां जाएगा? आमाशय। आमाशय से कहां जाएगा? छोटी आंत्र। छोटी आंत्र से कहां जाएगा? बड़ी आंत्र। और फिर गुदा। ये ऐसे ही चलता है। तो कहने का मतलब है, जो हमारा भोजन है वो सबसे पहले मुख में जाता है। मुख के अंतर्गत लार के साथ मिक्स होता है, मिलता है। और जब लार के साथ मिलता है तो मिलने के बाद मुख के अंतर्गत ये एक बोल जैसी संरचना बना लेता है। बोल जैसी संरचना। और याद रखना, इस बोल जैसी संरचना को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। फिर इस बोलस को हम निगलते हैं। निगलने के बाद ये हमारी ग्रास नली से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ कहां जाएगा? आमाशय में। कहां चला गया? आमाशय। आमाशय में ये क्या करेगा? बोलस है प्लस HCl है, ये मिक्स होगा। जो बोलस था, गया था आमाशय के अंतर्गत गति के कारण से, ये HCl के अंतर्गत मिक्स हो जाएगा। HCl इसके ऊपर अपना कार्य करेगा, कुछ एंजाइम इसके अंतर्गत काम करने लगे जाएंगे, जैसे पेप्सिन वगैरह। तो ये जब मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स होने के बाद में अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसे हम बोलेंगे कायम। क्या बोलेंगे? कायम। अब ये कायम जाएगा हमारी छोटी आंत में। कहां जाएगा? छोटी आंत। और छोटी आंत में क्या होगा? ये कायम प्लस एंजाइम जो भी होंगे, प्लस आपका पित्तरस। कहने का मतलब सारे के सारे स्राव, जो अग्नाशय के एंजाइम है, जो छोटी आंत के एंजाइम है, जो लीवर से आने वाला पित्तरस है, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में इसका पाचन होता है। पाचन के बाद में इसका अंतर्गत जो भी मेन हिस्सा होता है वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद में यहां से जब ये निकलता है तो इस संरचना को, इस मिश्रण को हम बोलते हैं काइल। तो याद रखना, बोलस, कायम और काइल, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। मुख के अंतर्गत जब उसमें लार मिल गई तो बोल जैसी संरचना को बोलस। जब वो आमाशय में गया, आमाशय में HCl के साथ मिक्स हो गया, आमाशय से निकलने वाला जो हिस्सा है उसे बोल रहे हैं हम कायम। जब यही छोटी आंत में गया, छोटी आंत के एंजाइम वगैरह के साथ मिक्स हुआ, पित्तरस के साथ मिक्स हुआ, उसका अवशोषण हो गया, उसके बाद छोटी आंत से जब ये निकलेगा तब इसे क्या बोलेंगे? काइल। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बोल रहा है पाचन के दौरान जो कायम होता है वो कहां बनता है? तो अभी आपको बताया मुख में नहीं बनता है, मुख से तो बोलस निकलता है। आमाशय से आपका कायम बनता है, आमाशय में। छोटी आंत में बनता है काइल, और बड़ी आंत में ऐसी कुछ संरचना नहीं। तो याद रखना है, पाचन के दौरान कायम कहां बनता है? आमाशय में। अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो,
एक वोल्व होता है इलियोसिकल वोल्व, कहां पाया जाता है इलियोसिकल वोल्व? देखो आपको छोटी आंत के पता है भाग, छोटी आंत्र, और एक है बड़ी आंत्र। इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं? डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। इसके होते हैं सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, यही हिस्से होते हैं। तो डेड्यूनम हो गया छोटी आंत का पहला हिस्सा, जेजुनम हो गया दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो सीधा किससे जुड़ता है? बड़ी आंत से। तो ये इलियम किससे जुड़ता है? बड़ी आंत के सिक्कम वाले हिस्से से जुड़ता है। तो इलियम और सिक्कम जहां पर जुड़ते हैं, इलियम और सिक्कम वहां पर जुड़ते हैं, वहां पर एक वोल्व पाया जाता है। देखो इलियो का मतलब इलियम और सिक्कल का मतलब हो गया सिक्कम, अर्थात इलियो सिक्कम जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ती है वहां पर एक वोल्व पाया जाता है, और उस वोल्व को ही हम इलियोसिकल वोल्व कहते हैं, जो कि छोटी आंत से जो भी पदार्थ निकल रहा है उसको बड़ी आंत में भेजता है। तो पता चल गया ये कहां पाया जाता है? ये छोटी आंत और बड़ी आंत का जो संधि स्थल होता है वहां पर पाया जाता है। आमाशय और डेड्यूनम के बीच में नहीं भाई, आमाशय और डेड्यूनम के बीच में नहीं होता है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाया जाता है, ये सही बात है। अन्न नली अर्थात ग्रास नली और आमाशय के बीच ये नहीं होता है, वहां पर कार्डियक इंस्पेक्टर पाया जाता है, तो ये भी गलत है। रेक्टम और एनस के बीच में वहां पर भी कुछ अवरोधनी होती है, इंस्पेक्टर होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो यहां आ जाएगा छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जो संधि स्थल होता है वहां जो वोल्व पाया जाता है उसे बोलते हैं इलियोसिकल वोल्व। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो देखो, छोटी आंत में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? भाई अल्टीमेटली जो हमारे सारे के सारे भोज्य पदार्थ हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उनका पाचन कहां होना है? अल्टीमेटली लास्ट वो होना है छोटी आंत में। जैसे हम बात करें कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है, हमारा प्रोटीन है, हमारा वसा है, अल्टीमेटली जब ये टूटेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च जो होता है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में टूट जाएगा। किस में बदलेगा? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूट पहले माल्टोज वगैरह में, सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह में, अल्टीमेटली ग्लूकोज में। प्रोटीन होगा ये अल्टीमेटली किस में बन जाएगा? एमिनो अम्लों में। वसा होगी ये अंततः पाचन होकर सबसे लास्ट में क्या बनाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अंत में जब पाचन हो जाता है सबका, पूरे भोजन का, तो ग्लूकोज बनता है, एमिनो अम्ल बनता है, फैटी एसिड बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो क्या क्या बन रहा है देखो, स्टार्च तो शुरुआत में होता है, तो ये तो नहीं। पेप्टाइड, प्रोटीन की संरचना को ही पेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन जब टूटता है तो उसके छोटे छोटे खंडों को पेप्टाइड बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट जाएगा एमिनो अम्लों में, वसा टूट जाएगा फैटी एसिड, साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है, लेकिन यहां पर फैटी एसिड ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सही, केवल ग्लूकोज नहीं भाई। तो ध्यान से सुनना कि अल्टीमेटली भोजन का जो पाचन हो जाएगा, चाहे से वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे से वो वसा हो, चाहे से वो प्रोटीन, अल्टीमेटली ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और फैटी एसिड बनाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब तक हमने 16 प्रश्न देख लिए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई अन्य कोई समस्या है तो भी आप कमेंट कर सकते। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहां पर कुछ जोड़े दिए हुए हैं, उनको देखना है हमें। ये देखो, ये एंजाइम है,
सीसीके गैस्ट्रिन सिक्रेटरी, सॉरी एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। ये क्या है भाई? हार्मोन। और ये किससे संबंधित हैं? तो देखो सीसीके हमने पढ़ा था कोलेसिस्टेकाइनिन। कोलेसिस्टेकाइनिन एक हार्मोन होता है जो कि पित्तरस का स्राव करवाता है। पित्तरस के स्राव के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और पित्तरस किसका पाचन करवाता है? वसा का। तो क्या ये सीसीके का रोल वसा के पाचन में होता है? सही बात है, क्योंकि सीसीके किसको रिलीज करवाएगा? पित्तरस। और पित्तरस किसका इमल्सिफिकेशन करवाएगा? वसा का। तो ये सही बात है। गैस्ट्रीन होता है, आपको बताया था, ये भी पता होगा। गैस्ट्रीन आमाशय की जी कोशिकाओं से स्रावित होता है। और ये जी कोशिकाओं से स्रावित होता है तो आपका HCl का स्राव करवाता है। इसके बाद में देखिए सिक्रेटिन, ये आपके बाइकार्बोनेट अग्नाशय से किसका स्राव करवाता है? बाइकार्बोनेट का स्राव करवाता है। इस कारण इसमें आ जाएंगे तीनों सही हैं, ऑप्शन डी। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। देखो इलियम, अभी अब आपको बताया छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा है। इलियम में विशेष रूप से किसका अवशोषण होता है? इलियम जो छोटी आंत का सबसे लास्ट हिस्सा होता है, उसमें विशेष रूप से किसका अवशोषण होता है? तो यहां पर विशेष रूप से विटामिन B12 किसका अवशोषण किया जाता है? विटामिन B12 का अवशोषण होता है। ग्लूकोज का, वसा का, पानी का तो बड़ी आंत में होता है विशेष रूप से। ग्लूकोज और वसा का तो अल्टीमेटली किस में हो जाता है? छोटी आंत के डेडुनम जेजुनम वाले हिस्से में ही हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई, सॉरी 19। निम्न में से कौन सा सही क्रम है? मतलब ये देखना है कि क्रम कौन सा सही है। देखो ये अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ही है। पहले हमें देखना है कि बड़ा कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड, फिर उसको तोड़ेंगे तो बनेगा आपका डाइसेकेराइड और अल्टीमेटली मोनोसेकेराइड। तो देखो यहां पर स्टार्च है, ये पॉलीसेकेराइड है सबसे बड़ा रूप, लेकिन ग्लूकोज मोनोसेकेराइड आ गया। बीच में क्या होना चाहिए था? डाइसेकेराइड। तो ये गलत हो गया। स्टार्च पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा रूप, माल्टोज इसे बोलते हैं हम डाइसेकेराइड। ये आपके माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और फिर आ गया ग्लूकोज, मतलब सबसे बड़ा, फिर बीच का और सबसे छोटा। ये सही क्रम है। ग्लूकोज सबसे छोटा, फिर स्टार्च, फिर माल्टोज। ये भी गलत हो गया। माल्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज। ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सही क्रम कौन सा आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, पॉलीसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारे आज के इस एमसीक्यू सेशन का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। यदि इसको हम देखें तो क्या बोल रहा है? इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका कार्य क्या है? इंस्पेक्टर को ही हिंदी में बोला जाता है अवरोधिनी। क्या बोलते हैं? अवरोधिनी। ये अवरोधिनी होती हैं, जैसे एक होती है हमारी आमाशय और ग्रास नली के बीच में, एक अवरोधिनी होती है आमाशय और छोटी आंत के बीच में, एक अवरोधिनी होती है हमारे मलाशय और गुदा के बीच में। ये अल्टीमेटली हमारे भोजन का नियंत्रण रखते हैं कि कब बाहर निकलना है, मार्ग को कंट्रोल करते हैं। तो पाचन नहीं करवाते हैं, अवशोषण में भी कोई योगदान नहीं है। ये मार्ग को नियंत्रित रखते हैं कि कब कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा या बाहर आएगा। अब जैसे देखो, यदि आमाशय के अंतर्गत भोजन चला गया तो वापस ग्रास नली में नहीं आता नॉर्मली, जब उल्टी होती है तभी आता है। तो इसको बंद करके कौन रखता है? नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है, क्यों? अवरोधिनी के द्वारा। तो यह कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इंस्पेक्टर अर्थात अवरोधिनी होती है, ये मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र का क्या करती हैं? नियंत्रण करती हैं। तो ऑप्शन सी होगा, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस एमसीक्यू सेशन के अंतर्गत हमने टोटल 20 प्रश्न देखे हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र से संबंधित थे, पाचन तंत्र की संरचनाओं से संबंधित, साथ साथ में उसके कार्यों से संबंधित। आप सभी लोगों को हमारे ये प्रश्न हैं, ये कैसे लगे हैं?
अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।